मनीष जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आपने जो ये खास तौर पर एक आर्टिकल लिखा है उसमें आपने कहा है इट्स अ स्ट्रैटेजी ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, यानी एक ऐसी रणनीति है लॉकडाउन जिसके धीरे धीरे फायदे कम होते चले जाएंगे। कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक है दूसरी तरफ इंतजार करता हुआ भूखमरी का वायरस। इसको जरा आप विस्तार से समझाएं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। क्या आप लॉकडाउन के पक्ष में हैं या आप उसको खत्म करने के पक्ष में हैं? अंजना जी, मैं विस्तार पूर्वक बता देता हूं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए, पहली बात जो हम सबको समझनी पड़ेगी और उसको इंटरनलाइज करना पड़ेगा, अपने संज्ञान में रखना पड़ेगा कि 3 मई के बाद ऐसा नहीं है कि वायरस चला जाएगा। हमको एक चीज कबूल करनी पड़ेगी कि अगले 6 महीने तक, शायद 1 साल तक हम इस वायरस के साथ जीना पड़ेगा। और ऐसी परिस्थिति में आप अगले 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने पूरे देश को लॉकडाउन की स्थिति में नहीं रख सकते। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप 22 मार्च, जिस दिन जनता कर्फ्यू लगा था, और आज तक जो समय निकला है उसको संज्ञान में लें, तो कुल मिलाकर पूरे भारत में 6 लाख टेस्ट हुए। और अगर उन 6 लाख टेस्ट को आप इन्फेक्शन से जोड़ के देखें तो हिंदुस्तान में पहले जो 100 केस थे, 1 से 100 केस में जाने में आपको 44 दिन लगे, 100 से 1000 केस जाने में 14 दिन लगे, 1000 से 10,000 केस जाने में 16 दिन लगे, 10 से 20,000 केस जाने में 8 दिन लगे। और अब जब ये आंकड़ा 30,000 पहुंचेगा तब तब पता लगेगा कि 20,000 से 30,000 पहुंचने में हमको कितना समय लगा है। तो बुनियादी बात ये है कि जितने केसेस आ रहे हैं वो ज्यादातर 60% केसेस हिंदुस्तान के 10 शहरों से आ रहे हैं। तो हमको जो अपनी ऊर्जा है उन जगहों के ऊपर कंसंट्रेट करनी पड़ेगी। और जिन जगह से, जैसे भारत के मेरे ख्याल 367 ऐसे जिले हैं जिसमें अभी तक कोई केस नहीं आया है। ये वजह भी हो सकती है कि वहां पे टेस्टिंग नहीं हुई है, क्योंकि हमारी जो टेस्टिंग रेट है वो दुनिया में शायद सबसे कम है। पर जो भी टेस्टिंग रेट है उसके हिसाब से 367 ऐसे जिले हैं जहां पे एक भी केस नहीं पाया गया। हाँ। तो वहां कैलिब्रेटेड तौर पे आपको जो आर्थिक एक्टिविटी है वो शुरू करनी पड़ेगी। आप जो इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट है उसको 1 हफ्ता और बंद रखिए, देखिए कि उन जगह पे क्या परिस्थिति बनती है। और इस लड़ाई में आपको अपने सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट्स को, सरपंचों को, जो आपके डीएसपीज हैं, उनको एम्पावर करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो लड़ाई है ये जमीनी स्तर पे लड़नी पड़ेगी। ये वायरस आपके साथ हाइड एंड सीक खेलेगा। लेकिन मनीष जी एक काउंटर क्वेश्चन है सर। आप जो कह रहे हैं मैं समझ रही हूं, लेकिन परिस्थितियां देखिए कि यहां पर पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार, दिल्ली सरकार आपस में भिड़ गए हैं कि बॉर्डर को लेकर यहां से कौन सा सामान वहां जाएगा, वहां से कौन सा। अगर एक सेंट्रल पॉलिसी नहीं होगी, आपको नहीं लगता है बहुत कंफ्यूजन होगा? और ग्रीन जोन की आप बात कर रहे हैं जिन जिलों में प्रभाव नहीं है, केरल में 2 दिन पहले तक जो ग्रीन जोन था उसमें अचानक कुछ केसेस आ गए और उसको रेड में कन्वर्ट करना पड़ा। ग्रीन जोन से कोई ऑरेंज में नहीं जाएगा, ऑरेंज का संक्रमित व्यक्ति या रेड जोन का संक्रमित व्यक्ति ग्रीन में नहीं चला जाएगा, इन्फेक्शन नहीं फैल। ये बहुत सारी माइक्रो मैनेजमेंट जो है ये कैसे हो जाएगा? ये किस पर छोड़ दिया जाए? अंजना जी, मैं आपकी बात का दोनों बातों का जवाब देता हूं। ये बात तो हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि आज 37 दिन हो गए लॉकडाउन के। ये लॉकडाउन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत किया गया है। उसमें साफ तौर पे लिखा है जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो केंद्र सरकार को उससे लड़ने के लिए एक राष्ट्रीय योजना तैयार करने की जरूरत है। हम केंद्र सरकार से निरंतर और लगातार ये पूछते आए हैं कि आपने कौन सी राष्ट्रीय योजना तैयार की है, उसका क्या मसौदा है। क्योंकि जब तक राष्ट्रीय योजना नहीं बनती तब तक आपके राज्यों की योजना नहीं बन सकती, और जब के तक राज्यों की योजना नहीं बनती
तो जिलाओं की योजनाएं नहीं बन सकती, क्योंकि हर चीज को एक दूसरे में डवटेल होने की जरूरत है। और दूसरी आपकी बात सही है कि आज कोई डिस्ट्रिक्ट या जिला अगर ग्रीन जोन में है तो हो सकता है कल वो ऑरेंज जोन में चला जाए, रेड जोन में चला जाए, आपको उसको बंद करने की जरूरत पड़े। ये जो परिस्थिति है, ये एक डायनामिक परिस्थिति है, और आपको जमीन पे जो लोग इससे लड़ रहे हैं उनके विवेक पे छोड़ना पड़ेगा। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। पंजाब में ये सारा कोरोना का मामला मेरे संसदीय क्षेत्र के एक जिला है शहीद भगत सिंह नगर, वो वहां से शुरू हुआ। पहले जो 8-9 केस पाए गए वो वहां पे पाए गए, एक व्यक्ति की मौत भी हो गई, और उसके बाद जितने 18-19 केस वहां निकले थे वो सारे 18-19 केस धीरे धीरे नेगेटिव हो गए, और हम लोग सब बहुत खुश हो गए कि और कोई नया केस भी नहीं आया 24 मार्च के बाद। पर अभी 2 दिन पहले एक जम्मू से व्यक्ति वापस आए, वो ट्रक चलाते हैं, उनके कारण 3 नए केस आ गए। तो ये एक अब ये फैसला करना कि भाई वो पूरा गांव क्वारंटीन करना है या उस गांव में कुछ पत्तियां क्वारंटीन करनी है कि उसके आसपास के 10 गांव क्वारंटीन करने हैं, ये फैसला तो केंद्र सरकार नहीं कर सकती। ये फैसला तो वहां पे जो सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट है, जो मेडिकल ऑफिसर है, जो डीएसपी है, ये वो आपस में राय मशवरा करके जिला प्रशासन से ये फैसला लेंगे कि इस परिस्थिति में हमको क्या रणनीति अपनानी है। तो अभी भी यही हो रहा है। अभी तो स्थानीय प्रशासन ही ऐसे फैसले ले रहा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि 50,000 से ज्यादा लोगों की मौत अमेरिका में हो गई है, हिंदुस्तान में 1000 से भी कम है। क्या आपको नहीं लगता है कि लॉकडाउन का फैसला इसमें महत्वपूर्ण रहा? देखिए अंजना जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि लॉकडाउन का जो फैसला किया गया उससे जरूर जो इन्फेक्शन रेट है वो बढ़ने से रुका है। और ये हो सकता था कि आज 30,000 केस हैं, अगर हम लॉकडाउन ना करते तो ये 3 लाख केस हो सकते थे। सो देयरफॉर ये जो आंकड़े हैं इसके ऊपर कोई भी अनुमान लगाया जा सकता है, पर बुनियादी बात ये है कि आप देश को कितनी देर तक लॉकडाउन में रखेंगे। आपने केरल की बात की, अब केरल इस बात की तैयारी कर रहा है कि जो 6 लाख लोग खाड़ी में फंसे हुए हैं, जो केरल से संबंधित हैं, अब उनको जब वापस लाया जाएगा उनके साथ किस तरह से उनको क्वारंटाइन किया जाएगा। तो ये एक बहुत ही मुश्किल समय है देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए, और इसमें थोड़ा बहादुरी से, थोड़ा साहस से और अपनी अकल से काम लेने की जरूरत है। परपेचुअली मुल्क को लॉकडाउन में रख के अगर हम सोचेंगे कि इसके ऊपर हम विजय पालेंगे तो मैं इस ख्याल से इत्तेफाक नहीं रखता। ठीक है, एक आखिरी सवाल, आप भी इसको राहुल गांधी की तरह पॉज बटन ही समझते हैं, तो क्या 3 मई के बाद ये पॉज बटन हट जाना चाहिए देश से? देखिए अंजना जी, जैसे मैंने पहले कहा, देखिए श्री राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कहा था कि लॉकडाउन का क्या मकसद है। लॉकडाउन के 2 मकसद हैं कि एक तो जो इन्फेक्शन का स्प्रेड है उसको रोका जाए, और उस दौरान जो आपकी चिकित्सा सेवाएं हैं, हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको आप इतना सारा सामान मुहैया करवा दीजिए, मास्क, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, वेंटिलेटर्स एटसेट्रा एटसेट्रा, कि जब परिस्थिति बिगड़े तो उससे वो निपटने के लिए तैयार। अगर आप इस लॉकडाउन को इसी स्वरूप में 3 मई के बाद कंटिन्यू करेंगे तो उसके जो बाकी परिणाम हैं, जो आर्थिक परिणाम हैं, उस चीज कौन निपटेगा। आज भी सरकारी आंकड़ों के अनुसार 46 लाख जो माइग्रेंट्स हैं वो विभिन्न स्टेट्स के कैंप्स में हैं। 99 लाख लोग ऐसे हैं जिनको माइग्रेंट्स, जिनको राज्य सरकार एनजीओ खाना खिला रही हैं। करोड़ों लोग ऐसे हैं
जो अभी भी सड़क पे हैं, अपने घर वापस पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें से कुछ पहुंच गए होंगे। तो ये जो सारी लॉकडाउन हटा दिया परिस्थिति है, जाए 3 मई के बाद? देखिए बहुत एक कैलिब्रेटेड तरीके से, देखिए सबसे पहले तो ये फैसला लेना पड़ेगा कि वो माइग्रेंट्स का क्या करना है। अब पिछले 1 महीने में क्या केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से बात की है? जिन राज्यों से ये माइग्रेंट्स आते हैं, उनकी सरकारों और जहां पे रुके हुए हैं उनके बीच कोई वार्तालाप करवाया है कि किस तरह इनको वापस लिया जाएगा, किस तरह इनको क्वारंटाइन किया जाएगा? क्योंकि ठीक है। जब ये अपने गांव वापस जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि गांव में कोई लेने के लिए भी तैयार है। आज जो भारत के 6 लाख से अधिक गांव हैं, जी। वो अपने आप में छोटे छोटे गणतंत्र बने हुए हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी जान की फिक्र है। तो इसलिए एक कैलिब्रेटेड तरीके से, जैसे मैंने कहा, और थोड़ा सा हिम्मत और साहस दिखाते हुए हमको फैसले लेने पड़ेंगे। हमको इस बात को मानना पड़ेगा कि हमको वायरस के साथ जीना सीखना पड़ेगा।